Hello students and welcome in today's class. In today's class we are going to do chapter number first of civics from class 10th and the name of chapter is पावर शेयरिंग। देखो, हालांकि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि जो आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो उन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर उन एक गवर्नमेंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी होते हैं, उनके बीच में पावर का शेयरिंग कैसे होता है। तो उसी चीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम ये पढ़ें कि पावर शेयरिंग क्या होता है, किस तरह से होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। पहले हमें कुछ दो केस स्टडीज़ देखनी होंगी, जिसमें से पहली केस स्टडी है आपकी श्रीलंका की, श्रीलंका की। देखो, अब ये जो श्रीलंका की कहानी है, पहले ना एक टाइम मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम पहले श्रीलंका की कुछ कहानी है जो हम देखेंगे, और वो कहानी पढ़ने के बाद फिर एक कहानी और है, एक केस स्टडी और है, उस केस स्टडी को देखेंगे। और दोनों केस स्टडी को पढ़ने के बाद, दोनों देशों की केस स्टडी को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग होता है क्या, इसका मतलब क्या है। तो उन दो कंट्री में से जो पहली कंट्री है जिसकी केस स्टडी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका श्रीलंका। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि श्रीलंका जो आपका फिजिकली लोकेटेड है वो किस जगह है, कैसे है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, उन लोगों की जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजी हैं, वो किस तरह की हैं, और वहाँ पे कौन से पीपल कितने पॉपुलेशन के साथ रहते हैं, हमें पहले ये देखना होगा। तो उसी में पहला पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम तमिलनाडु इन साउथर्न कोस्ट। इस पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो आपका श्रीलंका है वो वर्ल्ड मैप पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। हालांकि आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो आपके जस्ट इंडियन मैप के इंडिया के नीचे साउथ में है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि श्रीलंका एक आपका एक ऐसा आइसलैंड नेशन है जो कि क्या है, इंडिया का जो तमिलनाडु है ना, इंडिया का जो तमिलनाडु, जैसा कि आप मैप के अंदर दोबारा से देख सकते हो, इंडिया के तमिलनाडु के साउथ के अंदर है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि इंडिया का जो तमिलनाडु है उससे कुछ किलोमीटर दूर साउथ कोस्ट के अंदर ही आपका श्रीलंका है, जैसा कि हम मैप में रेगुलरली देखते भी हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, अब देखो, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो श्रीलंका है वो उसका फिजिकल लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप के ऊपर। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या कहता है, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़ ऑपरेक्स। जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो लगभग कितने की है, लगभग 2 करोड़ की है। हालांकि पॉपुलेशन एक कंट्री के हिसाब से देखा जाए कम है, बट उसका जो फिजिकल जो लैंड है वो भी काफ़ी छोटा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन आपका ठीक है कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की, ये आपको ध्यान रखनी है। अब जो श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, क्या वो सारे के सारे 2 करोड़ लोग आप एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही कास्ट के हैं, फिर अलग अलग कास्ट के हैं? तो इसका आंसर नो है, ठीक है। जैसा कि हमको पता है इंडिया में आपकी लगभग 135 करोड़ की आबादी है और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल पाए जाते हैं। तो सेम उसी तरह से श्रीलंका में भले ही 2 करोड़ के लोग हैं, लेकिन इन 2 करोड़ में भी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आपको मिलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो यही बताएगा कि श्रीलंका के अंदर जो 2 करोड़ के लोग हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं, किस किस कास्ट के या फिर कौन कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो देखो, यहाँ पे श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में कौन कौन सा, एक तो है 74% जो कि सिनेला स्पीकर है, 18% जो कि तमिल स्पीकर्स हैं, और 8% जो कि अदर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका की आपकी जो भी पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन में से 74% लोग हैं वो आपका एक सिनेला लैंग्वेज होता है, वो सिनेला लैंग्वेज बोलते हैं। जो 18% लोग हैं वो आपके तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि इंडिया के अंदर तमिलनाडु में ही बोला जाता है। और 8% जो लोग हैं वो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल और सिनेला को छोड़कर। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, एक कंट्री के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन कुछ भी हो, लेकिन उन पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग रहते हैं, तो उनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ मतभेद जरूर होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर भी आप कई बार देख सकते हो। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है, जैसे सिनेला और तमिल की जो पॉपुलेशन है वो बाकी से थोड़ी ज़्यादा है, तो इनके बीच में आपस में कैसे बनती है, फिर कैसे रहते हैं, वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अमंग तमिल स्पीकर 13% आर नेटिव्स ऑफ द कंट्री कोल्ड श्रीलंकन तमिल। ठीक है, देखो, जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है उसमें 74% तो सिन्हेला है, 18% तो तमिल है और 8% अदर है। लेकिन जो ये आपके 18% तमिल स्पीकर है ना, जो आपके ये 18% तमिल स्पीकर है, ये भी आपके अदर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे, 18% में जो तमिल स्पीकर है उनमें से 13% लोग तो वो हैं जो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं। श्रीलंका के नेटिव्स का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो श्रीलंका के अंदर ही पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो उनको वहाँ का नेटिव्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 18% जो तमिल स्पीकर है उनमें से भी 13% तो वो हैं जो श्रीलंका के अंदर ही पैदा हुए हैं, श्रीलंका के अंदर ही पले बड़े हुए हैं। लेकिन बाकी के जो आपके बच गए, बाकी के जो आपके लगभग 87% तमिल बच गए, वो श्रीलंका के अंदर कहाँ से आए? तो श्रीलंका के अंदर जो 18% तमिल है उसमें से बाकी के जो 87% तमिल बच गए वो आपके कहाँ से आए? उसका आंसर हमें नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा। क्या कहता है कि रेड्स फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। ठीक है, आर कॉल्ड इंडियन
तमिल्स। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपके 18% तमिल स्पीकर श्रीलंका के अंदर रहते हैं उसमें से 13% तो वो हैं जो श्रीलंका के ही निवासी हैं, वहाँ के लोग हैं। लेकिन जो 87% लोग ना वो ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज क्या थे, इंडिया से श्रीलंका लेके आए गए थे। और किसके टाइम पे लेके आए गए थे, देखो जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशों का राज रहा था एक टाइम पे, सेम उसी टाइम के ड्यूरेशन में श्रीलंका के ऊपर भी आपका ब्रिटिश का राज रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया था, इंडिया से कुछ तमिल लोग लेके श्रीलंका के अंदर ट्रांसफर किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो 18% तमिल स्पीकर हैं उनमें से 13% तो वो हैं जो श्रीलंका के अंदर ही पले बड़े हैं, वहीं के निवासी हैं। लेकिन 87% वो तमिल से श्रीलंका के अंदर जो इंडिया से तमिल के अंदर लेके आए गए थे। कब लेके आए गए थे, जब यहाँ पे आपका कॉलोनियल रूल था, यानी कि जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। और क्यों लेके आ गए थे, ताकि वो श्रीलंका में आके प्लांटेशन का काम कर सके, यानी कि बगान का काम कर सके, खेती बाड़ी करके ब्रिटिशों का फायदा करा सके, मतलब ब्रिटिशों को दे सके, इसलिए वो आपके ब्रिटिशों के द्वारा इंडिया से श्रीलंका लाए गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो इंडिया से श्रीलंका लाए गए अंग्रेजों के द्वारा, तो वो श्रीलंका में ही रह गए। इसी वजह से वहाँ पे जो तमिल लोग रहते हैं, श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग रहते हैं, उनमें से 87% तमिल ऐसे हैं जो कि इंडियंस तमिल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से श्रीलंका के अंदर जो 18% तमिल स्पीकर हैं उनमें से 13% तो आपके वहाँ के नेटिव्स हैं, मतलब वहीं के रहने वाले हैं। बाकी जो आपके 87% बच गए वो इंडियंस है, और वो इंडियन तमिल्स श्रीलंका में कैसा है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई श्रीलंका आपका कंट्री है, उसके अंदर ये जो आपके तमिल है वो रहते किस जगह है। तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स है ना, वो जो पूरे आपके 18% तमिल है, चाहे उसमें वहाँ के नेटिव्स हो गए या फिर इंडियन तमिल्स हो गए, वो सारे के सारे आपके कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका में रहते हैं। मतलब यहाँ के ज़्यादातर जो आपके 18% श्रीलंका में तमिल्स है वो आपके श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में रहते हैं। जैसा कि आप इस वाले मैप में देख सकते हो, ये मैप आपके बुक के अंदर भी मिल जाएगा। इस मैप के अंदर जो आपके साइड में, जो उस तरफ से आपके साइड में हल्का हल्का रेड कलर का जो एरिया है श्रीलंका का, उसमें से नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो भी पार्ट, इस पार्ट में आपके श्रीलंका के तमिल्स रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द सिनेला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो श्रीलंका के अंदर जो सिनेला बोलते हैं वो कौन से कास्ट के हैं, और जो श्रीलंका के अंदर तमिल बोलते हैं वो कौन से कास्ट से आते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि श्रीलंका के अंदर जो सिनेला बोलने वाले लोग हैं, यानी कि जो सिनेला स्पीकर हैं, उसमें से ज़्यादातर आपके कौन है, उसमें से ज़्यादातर आपके बुद्धिस्ट लोग हैं। मतलब जो बुद्धिस्ट लोग हैं श्रीलंका के अंदर वो ज़्यादा हैं, और वही आपके कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सिनेला लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि पूरे पॉपुलेशन का 74% है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो आपके तमिल स्पीकर बच गए, इस तमिल स्पीकर के अंदर दो लोग आ जाते हैं जो तमिल बोलते हैं, कौन, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मतलब श्रीलंका के अंदर जो आपके 74% लोग सिनेला लैंग्वेज बोलते हैं वो आपके बुद्धिस्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 18% तमिल स्पीकर है उसमें आपके हिंदू मुस्लिम दोनों मिला के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि देयर आर 7% क्रिश्चियंस वो आर बोथ तमिल एंड सिनेला। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ श्रीलंका में सिर्फ बुद्धिस्ट या फिर हिंदू या मुस्लिम नहीं, बल्कि यहाँ पे आपके क्रिश्चियन भी रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्रिश्चियन नहीं, ये आपके 7% क्रिश्चियन है, और इन 7% क्रिश्चियन के अंदर लगभग दोनों ही लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल लैंग्वेज भी बोली जाती है और सिनेला लैंग्वेज भी बोली जाती है। मतलब श्रीलंका के अंदर जितने भी क्रिश्चियन रहते हैं उसमें से कुछ क्रिश्चियन आपके तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ आपके सिनेला लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि श्रीलंका है वो फिजिकली कहाँ है वर्ल्ड मैप के ऊपर, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में किस तरह के लोग रहते हैं, और श्रीलंका में वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है, श्रीलंका का कौन सा पॉपुलेशन ज़्यादा बिलोंग करता है और कौन सा कम बिलोंग करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है उसमें 74% पॉपुलेशन ज़्यादा है जो आपकी सिनेला लैंग्वेज बोलते हैं, और वो बुद्धिस्ट कास्ट से आते हैं आपके। वहीं पे 18% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं, और जो आपके हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और इन तमिल में से कुछ आपके इंडियन तमिल्स भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे क्या है, मतभेद इन लोगों के आपस में होते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, तो वो हम आगे देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटेनिज्म का मतलब क्या होता है, मेजोरिटेनिज्म
मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है वो हम इस पॉइंट को पढ़ने के बाद समझेंगे। इसके अंदर 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं, 2-3 पॉइंट पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि जो आपका वर्ड है मेजोरिटेरियनिज्म इसका क्या मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है पहले पॉइंट के अंदर कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 आफ्टर विच लीडर ऑफ द सिनेला कम्युनिटी शाउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। देखो यहाँ पे एक बात तो हमें समझ में आ गई क्या कि जैसे देखो जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश का राज हुआ करता था, सेम उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी क्या होता था, ब्रिटिश का राज हुआ करता था। बट इंडिया को तो उनकी इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई थी और श्रीलंका को जो उनकी इंडिपेंडेंस मिली थी वो लगभग 1948 में फरवरी के मंथ के आसपास मिल गई थी। ठीक है, तो जब 1948 के अंदर श्रीलंका को फरवरी के मंथ में उनकी इंडिपेंडेंस मिल गई थी और ब्रिटिश यहाँ से चले गए थे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह की बनी थी। जैसे हमें पता है इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था, ठीक है, जो कि आपका सेंटर में कांग्रेसी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो सेम इसी तरह से जब आपका श्रीलंका से ब्रिटिश के लोग चले गए तो यहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट बनी, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट बनी थी आपकी सिन्हेला की। किसकी बनी थी? सिन्हेला कम्युनिटी की। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो श्रीलंका में पॉपुलेशन था उसमें 74% यानी कि लगभग आधे से ज्यादा या फिर आप कह सकते हो पूरे पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट कौन सा था? सिन्हेला बोलने वाले थे। तो क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, इनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, इसी वजह से ब्रिटिश के जाने के बाद सिन्हेला स्पीकर ने क्या कर लिया, अपनी मेजोरिटी होने की वजह से यहाँ पे अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब इन्होंने अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया उसके बाद क्या होता है, और जब सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर सिन्हेला के ही लोग हैं तो क्या उससे तमिल या फिर जो अदर लोग श्रीलंका के अंदर रहते हैं क्या उनका फायदा होता है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो मेजोरिटेरियनिज्म के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सो द गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन टू एस्टैब्लिश सिनेला सुपरमेसी। ठीक है, देखो इससे पहले वाले पॉइंट में भी हमने पीछे देखा था क्या कि मेजोरिटेरियनिज्म के अंदर क्या हुआ था पहले पॉइंट में कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में ब्रिटिश से, तो उसके बाद वहाँ पे किसी गवर्नमेंट बन गई थी, वहाँ पे आपकी सिनेला स्पीकिंग लोगों की गवर्नमेंट बन गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी। तो इसी चीज़ को, सो द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन, तो जो इसी चीज़ यही चीज़ है ना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को मेजोरिटेरियन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली मेजोरिटेरियन या फिर मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री के अंदर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट उन लोगों के द्वारा बनाई जाए जिनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी ज़्यादा है, मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एक कंट्री के अंदर, तो वहीं के लोग वहाँ की गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसी गवर्नमेंट बनाने की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? मेजोरिटेरियन या फिर मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी जो कि श्रीलंका ने अपनाया था 1948 में आज़ाद होने के बाद, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बनी थी? सिन्हेला लैंग्वेज लोगों की बनी थी, जिनकी जो पॉपुलेशन थी वो 74% से ज्यादा थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है मैनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड। देखो जब सिन्हेला लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई मेजोरिटी के साथ, क्योंकि वहाँ उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, इसी के बेसिस पे, ठीक है, तो वहाँ उन लोगों ने ना कुछ नए नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन किसके फेवर में थे? उनके खुद के फेवर में थे। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम देख लेते हैं। पहला क्या कहता है कि in 1965 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamils। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि 1965 में एक ऐसा लॉ निकाला गया तमिल के अंदर, जो कि वहाँ के सिन्हेला गवर्नमेंट के लोगों ने निकाला। क्या कि उन्होंने क्या कर दिया कि जो सिन्हेला लैंग्वेज था, हालांकि श्रीलंका के अंदर सिन्हेला के अलावा तमिल लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सिन्हेला लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपनी लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया। जैसे इंडिया के अंदर काफी बड़ी कम्युनिटी है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में भी, कास्ट में भी, तो इंडिया के अंदर लगभग 20 या 22 के आसपास आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लेकिन श्रीलंका के अंदर सिर्फ 2 या 3 है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक को ही ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस किया। किसको? सिन्हेला को। क्यों? क्योंकि ये सिन्हेला के लोग ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसी वजह से। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे डिसरिगार्डिंग तमिल। लेकिन जब उन्होंने सिन्हेला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस किया ना, तो उस दौरान उन्होंने तमिल लैंग्वेज को क्या कर दिया? तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्डिंग, यानी कि एक तरह से इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई ये लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग श्रीलंका के अंदर रहते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ सिन्हेला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तमिल को नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट नया रूल क्या बनाया कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज सिन्हेला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स हैड प्रीफरेंशियल। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में ये आपको बताया गया कि सिन्हेला की जो गवर्नमेंट बनी थी ना श्रीलंका के अंदर, तो उन्होंने एक नया पॉलिसी और बनाया कि भाई जो भी पूरे श्रीलंका के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं या फिर पूरे श्रीलंका के अंदर जो भी आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर सिन्हेला के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
सिनेला के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद कहीं जाके तमिल के या फिर किसी अदर को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब जॉब में और यूनिवर्सिटी के भी पोजीशन पे सिनेला के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बट तमिल के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि तमिल स्पीकिंग लोगों को यहाँ पे भी क्या किया जा रहा था, डिसरिगार्ड किया जा रहा था बाय सिनेला स्पीकिंग पर्सन्स। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया सिनेला के लोगों ने कि ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि सिनेला के लोगों ने, सिनेला की जो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने एक पॉलिसी और निकाली, क्या कि वो क्या करेंगे, वो ना बुद्धिज्म यानी कि जो बुद्धिज्म है उसको बढ़ावा देंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो तमिल बोलने वाले जो लोग थे, जिनकी ज्यादातर कास्ट हिंदू और मुस्लिम, तो उसके लिए उन्होंने कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं निकाला, कोई भी उनके लिए कोई फेवर वाला काम नहीं किया। बस उन्होंने, क्योंकि पॉपुलेशन थी 74% सिनेला स्पीकिंग की, और सिनेला के जो लोग थे वो ज्यादातर आपके बुद्धिज्म थे, तो इसी वजह से सिनेला के लोगों ने बुद्धिज्म के लिए कुछ अच्छा काम किया बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने तमिल बोलने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोग थे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ये आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ तक हमें एक बात ये समझ में आ रहा है क्या कि जब सिनेला के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो सिनेला के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या किया, तमिल लोगों को इग्नोर करना चालू कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सिनेला के लोग अपनी ही बात करेंगे, अपनी ही फेवर की पॉलिसीज निकालेंगे, और जो आपके तमिल लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको बुरा लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दीज ऑल पॉलिसीज ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन फॉर द श्रीलंकन तमिल। ठीक है, और जो ये नए नए रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज निकल रहे थे इन द फेवर ऑफ सिनेला स्पीकिंग पर्सन या फिर इन द फेवर ऑफ बुद्धिज्म, इससे क्या हो रहा था, इससे जो श्रीलंका के जो तमिल लोग थे, 18% जो तमिल लोग थे, उनके अंदर एलिनेशन का भावना आ रहा था। एलिनेशन मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ एक तरह से अलगाव हो रहा है, यानी कि भेदभाव हो रहा है, कि जो भी पॉलिसी निकल रही है वो सिनेला के फेवर में निकल रही है, लेकिन तमिल के बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है। तो आगे क्या होता है, ये कहता है कि दे फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, दे मतलब यहाँ पे आपका तमिल्स की बात की जा रही है, श्रीलंकन तमिल्स की, तो दे फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। जब ये सारे पॉलिसीज निकाले गए, रूल्स रेगुलेशन निकाले गए, किसके द्वारा, सिनेला के द्वारा, तो इसके निकालने के बाद जो आपके तमिल लोग थे उनको क्या हो रहा था, उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके साथ ना भेदभाव हो रहा है, उनके साथ इक्वलिटी जो है वो इक्वलिटी उनके साथ नहीं हो रही है, चाहे वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट में हो। मतलब तमिल का चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फिर तमिल की चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो क्या कर रहे हैं, जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर श्रीलंका गवर्नमेंट हो, क्या कर रहे हैं, वो तमिल के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको इक्वलिटी नहीं दे रहे, ना ही वो तो उन्हें कोई पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं, ना ही उनको जॉब अपॉर्चुनिटी और अदर अपॉर्चुनिटी में बराबर हिस्सा मिल रहा है। चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई अदर अपॉर्चुनिटी हो, सब में सिनेला के लोगों को प्रेफरेंस मिल रहा है, बट तमिल लोगों को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा, जिस वजह से तमिल के लोगों को क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भाई तमिल के साथ जब इतना भेदभाव हो रहा है तो क्या वो लोग शांत बैठते हैं, इन सब भेदभाव को झेलते हैं, फिर वो कुछ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिनेला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर द टाइम। अब देखो, क्योंकि सिनेला की गवर्नमेंट बनने के बाद सिनेला के लोग सिर्फ अपने ही फायदे की पॉलिसीज निकाल रहे थे, रूल्स रेगुलेशन कानून निकाल रहे थे, और तमिल लोग के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे, तो इसी वजह से सिनेला और तमिल कम्युनिटी के बीच के जो रिलेशन थे वो क्या हो रहे थे, अब आपके स्ट्रेंड हो रहे थे, यानी कि खराब हो रहे थे, बिगड़ते जा रहे थे। ये यहाँ पे कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि भाई श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग रह रहे हैं उनके साथ जो सिनेला स्पीकिंग पर्सन भेदभाव कर रहे हैं, तो उसके काउंटर में श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं वो क्या करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है द श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी फॉर जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। देखो, जब सिनेला के लोगों ने इतना ज्यादा भेदभाव करना चालू कर दिया ना, तो फाइनली तमिल के लोग हार थक गए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज बनानी चालू कर दी। तो उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कर दी, और उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मोटिव था, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेनली 3-4 मोटिव थे, जिसमें से पहला मोटिव ये था कि जो तमिल के जो पार्टी थे उनका पहला मोटिव ये था कि वो चाहते थे कि जो तमिल हो उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया जाए, जस्ट लाइक सिनेला लैंग्वेज। इसके अलावा वो लोग ये भी चाहते थे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर जो भी ऐसे अदर अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें सिर्फ सिनेला को ही प्रेफरेंस ना दिया जाए, बल्कि सिनेला और तमिल दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दिया जाए। यहाँ पे ये कहा गया। मतलब फाइनली जब सिनेला के लोग अपने लिए सब कुछ सोच रहे थे, तो उसी के
काउंटर में तमिल के लोगों ने क्या किया, अपना एक खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाया और इन सब के अगेंस्ट बोलना चालू किया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में ये देखते हैं कि भाई जब ये लोग अगेंस्ट बोलना चालू करते हैं तो क्या इनका हक मिलता है, या ये लड़ते रह जाते हैं, या फिर लड़ते लड़ते मर जाते हैं, या कुछ पॉजिटिव चेंज आता है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि बट देयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस वॉज डिनाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑटोनॉमी टू प्रोविंस का मतलब क्या है कि जो आपके तमिल के लोग थे श्रीलंका के अंदर, क्योंकि उनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव कर रहे थे, जो कि सीनियर लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो इतना भेदभाव कर रहे थे तमिल लोगों के साथ, इससे तमिल लोगों ने क्या किया था, उन्होंने डिमांड किया था कि वो अपना एक अलग स्टेट चाहते श्रीलंका का, मतलब एक तरह से श्रीलंका का बंटवारा चाहते हैं, जिसके अंदर श्रीलंका के अंदर सिर्फ तमिल रहे और दूसरे पार्ट के अंदर सिर्फ श्रीलंका के लोग रहे, ताकि तमिल के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो इसी चीज़ को हम ऑटोनॉमी टू प्रोविंस किया, बट देश का बंटवारा करना ठीक नहीं समझा गया, और इसलिए क्या किया गया कि तमिल लोगों की जो डिमांड थी ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंस वो मना कर दिया गया। और इनके अलावा इन डिमांड के अलावा भी जो उनकी डिमांड थी, जो उन्होंने पीछे वाले पॉइंट में देखे हैं, वो सारे डिमांड लोगों इनके मना कर दिए गए थे। तो जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद आफ्टर विच बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। देखो जब आपका एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बना था, जिन्होंने क्या किया था, डिमांड किया था एक अलग स्टेट का, एक यूनिवर्सिटी में राइट का, एजुकेशन राइट का, जॉब राइट का, बट उनके इन सारे डिमांड को सीनियर लैंग्वेज बोलने लोगों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो जब तमिल के द्वारा की गई डिमांड के सारे डिमांड को मना कर दिया ना सिनेहला के लोगों ने, तब क्या हुआ, तब 1980 आते आते एक नहीं बल्कि अनेकों पॉलिटिकल पार्टी बन गए। किसके पॉलिटिकल पार्टी के लोग या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग किसके बन गए, तमिल लोगों के, ताकि वो क्या कर सके, अपनी आवाज़ को और ज़्यादा उठा सके। ठीक है, और उन्होंने फिर दोबारा डिमांड करनी चालू कर दी, किस चीज़ की, तमिल इलन का मतलब क्या है, अपना एक तमिल का अलग ही स्टेट की डिमांड उन्होंने चालू कर दी। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, जो कि है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट विच टर्न इनटू ए सिविल वार। इस पॉइंट के अंदर ये कहता है कि जैसे श्रीलंका के अंदर आपके दो लैंग्वेज बोलने लोग थे, एक आपका सिनेला वाला था, एक आपका तमिल वाला था। तो जो सिनेला के लोग थे उनकी तो गवर्नमेंट बनी हुई थी और वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, बट तमिल लोगों की बात नहीं सुन रहे थे। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, इन दोनों ही कम्युनिटी के बीच में, मतलब सिनेल स्पीकिंग लैंग्वेज और तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज के बीच में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो उनका जो ये वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब जो इन दोनों के बीच में जो इतना कॉन्फ्लिक्ट था वो किसमें बदल गया, आपका बाद में सिविल वार के अंदर बदल गया। सिविल वार का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपका जब एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग लड़ते हैं एक कंट्री के अंदर ही, तो उसको हम सिविल वार कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिविल वार हो गया कि श्रीलंका के अंदर के ही एक ही कंट्री के दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वार क्या बन गया, आपका सिविल वार बन गया। ये लड़ाई क्यों होती है, कैसे होती है, वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में युद्ध होती है, लड़ाई होती है, सिविल वार होता है, तो ऑब्वियसली बात है जब भी लड़ाई हो, जीते कोई भी, लेकिन नुकसान हमेशा दोनों ही पार्टीज का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों ही पार्टी, जब ये सिविल वार हुआ तो इसमें दोनों ही पार्टी के जो लोग थे, दोनों ही पार्टी के लोग मारे गए, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद क्या कहता है कि मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी। ठीक है, और जब ये लड़ाई हो रही थी, लड़ाई के दौरान या फिर लड़ाई खत्म होने के बाद काफ़ी घरों के जो फैमिली मेम्बर थे, उनकी फैमिली मेम्बर के ऊपर जोर डाला गया किस चीज़ को लेके, कंट्री को छोड़ने को लेके, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मतलब इस तरह से आपकी पूरी लड़ाई चलती है। तो हमने ये देख लिया कि जब ये आज़ाद होते हैं तो आज़ाद होने के बाद किस तरह से ये आपस में लड़ाई लड़ते हैं। पहले क्या होता है कि सिनेला के लोग अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, वो तमिल स्पीकिंग लोगों की बात नहीं मानते हैं, और जिसकी वजह से इन दोनों के पीछे लड़ाई होती है और लड़ाई आपकी सिविल वार में बदल जाती है। और ये लड़ाई लेकिन कुछ दिनों बाद शांत हो जाती है, और जिसके बाद तमिल को भी बराबर इक्वलिटी मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बट आफ्टर ए स्पेन ऑफ टाइम श्रीलंकन एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ हैज़ बीन सीन। लेकिन कुछ जब ये लड़ाई होता है, तो लड़ाई जब शांत हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, तो उसके बाद श्रीलंका कंट्री के अंदर काफ़ी बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। कहाँ, उसके इकोनॉमिक के अंदर, उसके एजुकेशन के अंदर और उसके हेल्थ के अंदर। मतलब ये है कि एक ही कंट्री के अंदर जो दो कम्युनिटी के लोग लड़ रहे थे, तब काफ़ी दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ और खून खराब हुआ। लेकिन जब दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में मिल गए और कंट्री के डेवलपमेंट की काम किया, तब इनकी कंट्री काफ़ी अच्छी डेवलप्ड हुई है, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया इस चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि श्रीलंका की केस स्टडी क्या है, श्रीलंका की कहानी कैसे क्या हुई। ठीक है, कैसे अगर आप नोटिस करो तो श्रीलंका की स्टार्टिंग में आपका जो पावर है वो सिर्फ सिनेला स्पीकिंग लैंग्वेज के पास था, बट धीरे धीरे जब तमिल के लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके पावर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया दोनों के। तो देखो ये तो हो गया आपकी श्रीलंका की केस स्टडी। अब हमारी एक केस स्टडी और बाकी है, अगर हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है
और वो चैप्टर है, वो केस स्टडी आपका ब्रुसेल्स की, उसमें भी हम ब्रुसेल्स का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके भी दिक्कत परेशानी है, वो भी हम देखेंगे कि पहले कैसे उनमें हुआ करता था और अब कैसे। जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि पहले श्रीलंका के अंदर स्टार्टिंग में जब ये आज़ाद हुए थे उसके बाद दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में तमिल स्पीकिंग पर्सन्स और जो आपके सिनेला स्पीकिंग पर्सन्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बट बाद में धीरे धीरे आपका ये ठीक हो गया। उस तरह से ब्रुसेल्स में भी कुछ ऐसी कहानी है। तो हम सेकंड केस स्टडी को देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी ये पॉइंट्स देखे, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी के अंदर पहले नोट कर लें, या तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, और नोट करने के बाद लिखने के बाद फिर इस वीडियो को देखें, तब आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे ब्रुसेल्स के बारे में।